दोस्तों इस वीडियो में आप 11वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने विमाओं को समझा दिया था। उसमें मैंने लास्ट विभवांतर एवं विभव के विमाएं बराबर होती है यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। तो उसके लिए आप 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट की वीडियो है जो फिजिक्स 11वीं क्लास फिजिक्स नाम से, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। अब नेक्स्ट जो हमारा भौतिक राशि है वह भी संवेग है। तो संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित वेग। अब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो एम होता है, देखिए दोस्तों, आपको बीमा निकालने के लिए आपको कम से कम 7 मूल राशियां हैं, उनका बीमा अवश्य याद रहना चाहिए। तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है। कैसे? तो द्रव्यमान का अंग्रेजी मास होता है, तो एम होता है। मतलब ज़्यादातर भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ हैं, उनके जो अंग्रेजी होते हैं उनके शुरू के अक्षर वाले शब्द पर ही हैं। जैसे मास का एम, लंबाई का एल, लेंथ होता है तो एल, समय का टाइम टी होता है तो टी, वैसे ही है। तो द्रव्यमान का एम हो गया। वेग का क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होता है तो एल, और समय टाइम का टी, तो एल टी के पावर वन है, ऊपर की तरफ जाएगा तो एल टी के पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी वेग का एल टी के पावर माइनस वन होता है। तो हमारा एम एल टी के पावर माइनस वन समय क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। अब जड़त्वाघूर्ण का, जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान गुणित दूरी स्क्वायर होता है। अब द्रव्यमान का एम हो गया। अब दूरी आर यहाँ पर क्या है? तो आर जो कि है, आर रेडियस होता है। रेडियस होता है तो एक प्रकार की यह भी तो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आप दूरी ही तो फाइंड करते हैं, 4 सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में, तो एक प्रकार की लंबाई है। और लंबाई का क्या होता है? तो एल होता है, और पावर दो है तो एल के पावर दो हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर हमारा इसका बीमा हो जाएगा। और विमाओं विमाओं के आधार पर राशियों के प्रकार। तो विमाओं के आधार पर राशियों में पहला है विमीय चर। विमीय चर है तो वैसी भौतिक राशियां जिन्हें विमाएं होता है तथा जिसका मान बदल सकता है या जो परिवर्तनशील होते हैं, विमीय चर कहलाते हैं। और परिवर्तनशील का मतलब जिनका मान बदलते रहता है हमेशा, जैसे चाल है, हमेशा बदलते रहता है समय के सापेक्ष। दूरी हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या है? तो परिवर्तनशील होते हैं। और इनके क्या होते हैं? तो बीमा होता है, तो इन्हें बीमीय चर कहते हैं। अब इनका उदाहरण कौन कौन से है? तो चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, द्रव्यमान है, इत्यादि बीमीय चर कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी परिवर्तनशील होते हैं। अब दूसरा नंबर हमारा टाइप है बीमाहीन चर। अब नाम से ही यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं, बीमाहीन चर वैसा राशियां जिसका बीमा न हो उसे हम बीमाहीन चर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसी राशियां जो परिवर्तनशील होते हैं या जिनका मान बदलता है तथा जिन्हें बीमाएं नहीं होती, बीमाहीन चर कहा लेते हैं। इनका भी मान परिवर्तनशील होता है लेकिन इन्हें बीमाएं नहीं होती है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो अपेक्षिक घनत्व। देखिए दोस्तों, बीमा आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो। तो अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला कहता है पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। अब देख सकते हैं पदार्थ का घनत्व हो या जल का घनत्व हो, घनत्व तो घनत्व ही है, यानी सबका किसी भी पदार्थ का घनत्व होगा तो उसका घनत्व का ही डायमेंशन लिखा जाएगा। और घनत्व का डायमेंशन यानी बीमा कितना होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान का एम और आयतन का एल के पावर 3 होता है। और एल के पावर 3 ऊपर की तरफ जाएगा तो एम एल के पावर -3 होता है घनत्व का। अब यहाँ पर पदार्थ का घनत्व है तो वो भी एम एल के पावर -3, जल का घनत्व है तो भी एम एल के पावर -3। अब यहाँ पर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एम का पावर भी जीरो बच गया, एल के पावर भी जीरो बच गया। कैंसिल करिए या पावर घटा सकते हैं, जैसे पावर वन है और एम का पावर वन है। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो वन माइनस वन जीरो हो गया। दूसरा है -3, एल के पावर -3 है, और फिर -3 घटेगा तो ये माइनस माइनस के मिलकर प्लस हो जाएंगे। -3 + 3 इक्वल टू कितना होता है? जीरो। यानी न एम के पावर कुछ आया न एल के पावर कुछ आया, जीरो जीरो आ गया। तो यहाँ पर किसी भी चर का पावर जीरो मतलब क्या होता है? तो वन होता है। तो यहाँ पर वन क्या आ गया? अचर आ गया, जो कि एक बीमा नहीं है। यहाँ पर कोई भी क्या आना चाहिए? तो अचर आ गया था, सॉरी। तो कोई भी चर आना चाहिए जिसका मान वेरिएबल हो, तो वो नहीं आया, इसलिए यह एक बीमाहीन चर है। अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है बीमाहीन का है वह है विकृति।
विकृति क्या होता है, तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हम मूल लंबाई में परिवर्तन जो भी होता है उसे लंबाई में परिवर्तन की लंबाई और डिवाइडेड बाई जो मूल लंबाई, मतलब जो पहले की लंबाई था चेंज करने के पहले, उन दोनों में हम अगर डिवाइड करते हैं तो विकृति हमें फाइंड होता है। तो लंबाई में परिवर्तन लंबाई ही है तो एल होगा, मूल लंबाई वो भी एक लंबाई ही है तो लंबाई का एल होगा। पावर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वन, वन में से वन सब्सट्रैक्ट घटेगा, जीरो बच जाएगा। यानी एल का पावर जीरो, किसी भी अ, संख्या का पावर जीरो वन होता है, यानी क्या आ गया, अचर आ गया। तो यह एक विमाहीन चर है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है कौन कौन भी विमाहीन चर है, कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है, तो वृत्त है। अब इस वृत्त पर ए बी एक चाप है, ए बी एक चाप ले रहे हैं। इसकी ए बी चाप की लंबाई क्या है, तो एल है। इस ए बी चाप द्वारा थीटा कोण बन रहा है वृत्त के केंद्र पर, और इसकी त्रिज्या आर है। तो जो कोण का फॉर्मूला थीटा इजकल टू होता है एल, थीटा इजकल टू एल डिवाइडेड बाई आर होता है। अब एल यहाँ पर क्या है, तो लंबाई है, और आर भी एक प्रकार की एल डिवाइडेड बाई आर, एल का भी डायमेंशन एल होगा। यह भी चाप के लंबाई था तो लंबाई है एल, और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है तो एल, एल के पावर वन, एल के पावर वन कैंसिल, क्या बच गया, एल के पावर जीरो यानी वन, यानी विमाहीन चर यह भी है। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है बीमा के आधार पर राशियों के प्रकार जो हम पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टाइप हमारा है बीमीय चर। पहला था बीमीय चर था, दूसरा ही था बीमाहीन चर, और इसमें बीमीय अचर। अचर तो नाम से ही समझ सकते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। तो वैसे राशियां जिन्हें बीमाएं होती है लेकिन जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात जिनका मान नहीं बदलता है, उसे बीमीय अचर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर बीमीय अचर होगा। अचर तो आप यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। और बीमीय चर मतलब जिसका बीमा तो होता है लेकिन मान नहीं बदलता है उस राशि का, उसे बीमीय अचर कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। लेकिन अब इसका बीमा आप निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आप दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ इज, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि एफ इजकल टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एफ क्या होता है, तो बल होता है। एम वन और एम टू उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, और आर इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ पर हमें जी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो जी इजकल टू पहले इस जी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आर स्क्वायर इधर है तो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो एफ आर स्क्वायर, और एम वन इंटू एम टू मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर भाग में, तो एम वन इंटू एम टू। तो आपका फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल टी का पावर -2, दूरी आर आर है त्रिज्या, तो इसका एल, और पावर 2 है तो एल स्क्वायर, द्रव्यमान एम वन और एम टू, यानी एम द्रव्यमान वन का भी बीमा एम और द्रव्यमान दो का भी बीमा एम। अब एम का पावर 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। एम के पावर ऊपर 1 है और नीचे 2, तो वन में से आपका 2 सब्सट्रैक्ट हो गया। एक सेकेंड, एक में से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, एम का पावर -1 आ गया। दूसरा नंबर एल, एल के पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एल के पावर 3 हो गया, और टी के पावर -2 है, तो टी के पावर -2 हो गया यहाँ पर, सॉरी, एल टी के पावर -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो गैस नियतांक विमीय अचर है, क्योंकि गैस नियतांक का भी मान होता है। गैस नियतांक भी विमीय अचर का उदाहरण। तो गैस नियतांक का आर इक्वल टू क्या होता है, तो 8.31 सिग्मा मोल पर केल्विन। यहाँ पर गैस नियतांक का बीमा क्या होता, गैस नियतांक बीमा है। अब बीमा इसको कैसे फाइंड करिएगा, इसका तो फिक्स वैल्यू है, इतना होता है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आप जानते हैं। अब यहाँ पर पी क्या होता है, तो दाब होता है, भी आयतन होता है, एम मोलों की संख्या होता है, आर गैस नियतांक होता है, और टी ताप होता है। यहाँ पर हमें किसका डायमेंशन ज्ञात करना है, तो गैस नियतांक। अब गैस नियतांक कौन सा है इस फॉर्मूला में, तो आर है।
तो यहाँ पर आर को छोड़कर ये सब एम और टी को इधर भेजना पड़ेगा। तो एम और टी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। तो आर इक्वल टू आपका नया फार्मूला निकल कर आ जाएगा पी भी डिवाइडेड बाई एम टी। अब इसमें सिंपली जो भी डायमेंशन इन सभी का होता है पुट कर दीजिए। पी क्या है तो दाब है, तो दाब का एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। और भी आयतन है, आयतन क्या होता है तो एल क्यू होता है। आयतन का जो डायमेंशन होता है एल क्यू होता है। कैसे तो आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी भी मान लीजिए घनाभे होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन होगा तो द्रव्यमान भुजा का क्यू होता है, मतलब 3 टाइम्स आता है लेंथ का, 3 टाइम्स जरूर आता है। तो 3 टाइम्स लेंथ आएगा तो लेंथ तो तीनों बार लेंथ ही आएगा, तो एल गुने एल गुने एल, तो एल का पावर 3 हो जाता है, इसलिए आयतन का डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने आयतन का भी रख दिया और मोल का मोल ही होता है और टेम्परेचर टी का केल्विन के होता है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा एम एल के पावर -1 और प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगा। तो -1 और +3, तो प्लस का 2 बच जाएगा और टी के पावर -2 और मोल नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएगा पावर -1 हो जाएगा, के का पावर भी -1 हो जाएगा 1 से। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 मोल के पावर -1 और के का पावर -1 हो जाएगा। और प्लांक विमाहीन अचर है, विमीय अचर है, सॉरी यहाँ पर विमीय अचर है। प्लांक नियतांक का भी क्या होता है तो बीमा होते क्या होता है तो इसका मान अचर होते हैं, यानी फिक्स होता है प्लांक नियतांक का। और वो जो वैल्यू होता है प्लांक नियतांक का वो कितना होता है तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यह सभी आपके जो प्लांक नियतांक है इसको आपको 12 क्लास में आगे की तरफ पढ़ने को मिलेगा। अब इसे हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करेंगे इसका डायमेंशन क्या होता है तो E इक्वल टू एच नी होता है। इसे आप आगे के 12वीं क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है प्लांक नियतांक, कैसे इसका फॉर्मूला ये आता है। अभी यह सिर्फ जान लीजिए कि E इक्वल टू एच नी होता है। यहाँ पर E क्या होता है तो E आपका होता है ऊर्जा होता है, और H तो हो गया प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होता है तो आवृत्ति होता है। तो E इक्वल टू एच न्यू, एच का हमें एच का पहले फॉर्मूला निकालना होगा, तो यहाँ से एच न्यू एक्स्ट्रा है तो न्यू आकर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो E डिवाइडेड बाई न्यू हमारा एच का फॉर्मूला हो जाएगा। अब E क्या है तो एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है तो 1 बाई आवर्तकाल, और आवर्तकाल का आवर्तकाल मतलब टाइम, और टाइम का जो डायमेंशन होता है तो टी, तो टी का पावर 1 है, ऊपर की तरफ जाएगा तो टी का पावर -1 आवर्तकाल का होता है डायमेंशन। तो यहाँ पर टी का पावर -1 हम पुट कर देंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करिए, एम कोई दूसरा नहीं तो एम एज इट इज आ जाएगा एल स्क्वायर, एल दूसरा कोई भी नहीं है तो एल स्क्वायर, टी का पावर -2, हाँ एक और है नीचे की तरफ है तो टी का पावर -2, और नीचे में -1 है तो ऊपर की तरफ जाता है तो घटता है तो -1 घट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो -2 में से +1 यानी आपका क्या बच जाएगा तो -1, तो 12 क्या बच जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। अब जो नेक्स्ट राशियों के प्रकार में है चौथा विमाहीन नियतांक, इसे आप विमाहीन अचर भी बोल सकते हैं। पहला था विमीय चर, दूसरा था विमाहीन चर। अब यहाँ पर क्या है तो विमाहीन अचर मतलब जिसका मान तो फिक्स है, निश्चित है, लेकिन उसका बीमा नहीं होता है। तो इसका परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि सभी प्रकार के संख्या जिनके साथ मात्रक नहीं होता है विमाहीन अचर कहलाते हैं। जो जितने भी संख्या है उनके क्या होता है तो बीमा नहीं होता है। और 1/√2, 2/√3 यानी भिन्न वाले संख्या है, पाई है, ई है, इन सभी का फिक्स वैल्यू होता है। एक संख्या होता है तो इन सभी का कोई भी बीमा नहीं होता है, इनके एक फिक्स अचर होता है लेकिन इनका बीमा नहीं होता है। संख्याएं बीमाहीन इसलिए होती हैं क्योंकि उनके लिए मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, इनका कोई मात्रक नहीं उनकी आवश्यकता नहीं होता है,
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक अभी समझा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी इक्वल टू, इसका फिक्स तो वैल्यू था, फिक्स वैल्यू था, लेकिन जी का एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उससे बीमा निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर पाई और ई ये सब क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनका एक सिर्फ फिक्स वैल्यू होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा जो है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा आप देख सकते हैं 1/2 mv² होता है। तो 1/2 m और v का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो l⁻⁻1। अब इसे होल स्क्वायर करिएगा तो ml² t⁻², आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीमा भी क्या आ जा रहा है, चौड़ भी आ जा रहा है 1/2। अब बीमीय समघातता का सिद्धांत, बीमीय समघातता का सिद्धांत क्या होता है, तो बीमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक सूत्र में किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई सूत्र दिया हो, तो प्रत्येक पद की बीमाएं आपस में समान होती है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या बोला जा रहा है। इसे अन्य शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि किसी भौतिक सूत्र या भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती है। जैसा कि आपने एक 9th क्लास में पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू ए टी होता है। यहाँ पर v क्या होता है, तो अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय होता है। तो इस समीकरण में जो v का बीमा होगा ना, वही u प्लस ए टी का बीमा होगा। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं, यहाँ पर u है और ए टी का भी बीमा आपस में समान होगा। प्रत्येक पद को, जितने भी पद इसमें जोड़ा रहेगा ना समीकरण में, उन सभी का बीमा आपस में समान होगा। और जो बराबर के इधर है उसके भी बीमा समान होगा। यहाँ पर भी क्या है, तो अंतिम वेग है, तो एक वेग ही है, तो वेग का l⁻⁻1 होता है। यू प्रारंभिक वेग है, एक प्रकार का वेग ही है, तो वेग का बीमा क्या होता है, l⁻⁻1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि v का भी बीमा, u का भी बीमा सीमा है। अब ए टी है तीसरा पद है, तो इसका भी बीमा होगा ना, वो l⁻⁻1 के ही समान होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए ए टी, ए क्या है, तो त्वरण है, तो त्वरण का l⁻t होता है, और t मल्टीप्लाई में है तो t से मल्टीप्लाई, इसका पावर 1 ऐड हो जाएगा, t⁻1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तीनों पद हैं, उन सभी का बीमा समान है। तो यही समीकरण बोलता है कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा बराबर होता है, और जो जितने भी पद होते हैं जोड़ में या घटा में, उन सभी का भी बीमा आपस में समान होता है। नेक्स्ट जो आप समीकरण ले सकते हैं, एस इक्वल टू यू टू प्लस 1/2 यह भी एक गति के समीकरण होता है। यहाँ पर एल एच एस की बीमा, एस क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, विस्थापन है, तो इसका बीमा एल होता है। अब आर एच एस में क्या है, तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो जो बीमीय समघातता का सिद्धांत कहता है ना कि एस का बीमा यू टी के बीमा के बराबर होगा और 1/2 ए टी के स्क्वायर के बीमा के बराबर होगा, यानी तीनों का बीमा आपस में समान होगा, पहला बात। दूसरा बात कि जो एस का बीमा बराबर होगा इन दोनों के योग के बीमा के बराबर होगा, मतलब कि इन दोनों का तो बीमा सेम ही है। तो जब भी आप सेम बीमा को जोड़ते हैं तो वह बीमा उतना ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल एच एस का बीमा हमारा एल था, और आर एच एस का बीमा क्या हो जाएगा, तो यू इंटू टी। यू क्या है, तो प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का बीमा बीमा क्या होता है, तो l⁻⁻1 होता है, मल्टीप्लाई में टी, और टी आ गया तो टी के पावर 1 ऐड हो जाएगा, -1 है प्लस 1 हो जाएगा इसका पावर, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 जीरो बच जाएगा, यानी एल सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पर यू टी का बीमा क्या हो गया, तो एल हो गया। अब तीसरा पद है 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1/2 का तो बीमा कोई नहीं होगा क्योंकि अचर राशि है। अब ए टी स्क्वायर का, अब ए टी स्क्वायर का बीमा क्या होगा, तो ए का त्वरण का बीमा क्या होता है, तो l⁻t होता है। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर, टाइम का टी और उसका पावर 2, तो -2 और प्लस का पावर 2, दोनों को ऐड करेंगे पावर 0 हो जाएगा, टी का है सिर्फ बच गया एल।
तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों पद की बीमाएं आपस में सेम है। एस का भी बीमा और यूटी यहाँ पर है दूसरा पद, और तीसरा पद है 1/2 AT स्क्वायर, इसका भी बीमा एल है। तो यहाँ पर बीमीय समघाता के सिद्धांत के अनुसार यह समीकरण जो है वह सही है। यहाँ पर तीनों पद की बीमाएं समान है और आपस में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का बीमा भी समान है, क्योंकि जब हम दो समान बीमा को जोड़ते हैं तो जो बीमा आता है वह उतना ही आता है। अब यहाँ पर एक नोट है, बीमीय समघाता का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है या समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है। मतलब कि समान भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, या समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों के बीच तुलना किया जा सकता है। अथवा बीमीय समघाता के सिद्धांत के अनुसार इस तथ्य पर आधारित है कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। मतलब कि हम बीमीय समघाता सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि हम उसमें समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं या उनके बीच हम तुलना करते हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु सरल रेखा पर गतिशील है जिसके द्वारा चली गई दूरी समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। मान लीजिए कि एक वस्तु के द्वारा गतिशील है, वह दूरी समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। तो इस समीकरण है x = a + bt + ct² + at के पावर ct का पावर q dt का पावर q। अब यहाँ पर दिया गया है कि x क्या है तो दूरी है और t समय है। तो यहाँ पर x क्या है तो दूरी है, यानी यहाँ पर दूरी है, और t जहाँ जहाँ भी आया है सब क्या है दूरी है। तो हमें a का डायमेंशन, b का और c का और d का फाइंड करना है। तो हम बीमीय समघाता के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि प्रत्येक पद की बीमा आपस में समान होगा, यानी जो x का बीमा होगा वही a का होगा, वही bt का होगा, वही ct² का होगा, वही dt q का होगा। तो हम उस कंपैरिजन को यूज करके इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x का जो बीमा होगा वह a के बीमा के समान होगा, और x क्या है तो x दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या होता है तो l होता है। तो हमारा a का बीमा l निकल कर आ गया पुनः अगेन। अब bt हमारा जो दूसरा पद है वह bt है, वह भी x के बीमा के बराबर होगा, और x का बीमा क्या है तो x का बीमा अब क्या हो जाएगा, तो x का बीमा तो l होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ b का बीमा फाइंड करना है। तो t इधर एक्स्ट्रा है तो t इधर का आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो t डिवाइड में आ जाएगा तो l और t के पावर 1, और 1 ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 हो जाएगा। तो यानी b का जो डायमेंशन आएगा वो lt के पावर -1 आ जाएगा। अगेन पुनः तीसरा पद है ct², इसका भी बीमा x के बराबर होगा, यानी कि अब यहाँ पर t² एक्स्ट्रा है तो t² को हम इधर डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। तो x / t², x दूरी है, दूरी का l हो गया, और टाइम t है और इसका पावर 2 है तो t² हो गया, lt का पावर -2 हो गया। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो c का बीमा lt का पावर -2 आ गया। अब यहाँ पर आप lt का पावर -2 × t² करिएगा तो l के ही बराबर आ गया, यहाँ पर भी l आएगा और यहाँ पर भी। कैसे, तो यहाँ पर रखिए lt का पावर तीनों में ऐसे ही आएगा, यहाँ पर lt के पावर -2 रखिएगा, lt के पावर -2 × t² है, t² और -2 दोनों का पावर सेम है और निगेटिव अपोजिट चार्ज है, कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ l बढ़ गया ये, और x का बीमा भी l होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का बीमा समान है, यानी जो हमारा आंसर आया था वह सही है। अब चौथा जो पद है वह dt q है, यह अभी क्या होगा तो x के बराबर होगा। अब यहाँ पर t q क्या है तो एक्स्ट्रा है, तो इधर आएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा भाग में, तो t के पावर 3 हो जाएगा, lt के पावर -3 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, अब इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसे हम आगे कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको क्यूरी हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।